स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपनी नई यूनिट कंपनीज एक्ट, जो कि बहुत रिलेवेंट है आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से काफी क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं शूट के द्वारा। तो कंपनीज एक्ट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बेसिक हिस्ट्री आपको पता हो, क्योंकि इस कंपनीज एक्ट में क्या हम लोग डील करने वाले हैं, कौन कौन से टर्म्स आने वाले हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअली द कंपनीज एक्ट, आई नीड टू एक्सप्रेस सम मोर टर्म्स which are very important for the companies and also for you to understand this act. Okay, तो चलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं, क्योंकि हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि लॉ क्या होता है। क्यों? तो आप लोग फटाफट बताइए लॉ क्या होता है। मैंने आप लोगों को बता रखा है, एक 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 बेसिक नॉलेज दे रखी है लॉ के बारे में। लॉ का मतलब होता है जो रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस इशू किए जाते हैं बाय एन अथॉरिटी। अथॉरिटी मींस स्टेट, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा किस लिए इशू किए जाते हैं? फॉर द कंट्रोलिंग द कंडक्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ओके सर, एनिमल्स को नहीं कंट्रोल करते हैं क्या? उनके लिए नहीं लॉ है ना? उनके लिए भी है, लेकिन वो अप्लाई होता है एनिमल्स के ऊपर? नहीं, एनिमल्स के ओनर के ऊपर अप्लाई होता है। तो वहां भी पीपल ही आ जाते हैं, लोग ही आते हैं, वहां भी वही कंसीडर किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के लॉ का मतलब आप समझ गए। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लॉ बनता कैसे है, क्योंकि ये जान लेंगे तो काफी हेल्प हो जाएगी हमारी। लॉ बनता कैसे है ये जानने के लिए हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और इसके बारे में नॉलेज लें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान के तीन अंग हैं। तीन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें एक है, बोलिए, नहीं बोलेंगे, लेजिस्लेटिव बॉडी। क्या है? एक है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है, वेरी गुड, जुडिशरी। ओके सॉरी, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी या एग्जीक्यूटरी या फिर जुडिशरी। भाई लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है? इसका काम है फॉर्मुलेटिंग लॉ, लॉ बनाने का काम है। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या है? लॉ बनाने का काम। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही चल रहा हूं, बिकॉज मुझे जो चीजें आपको बतानी है मैं थोड़ा उस पर फोकस करूंगा। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम होता है जो बने हुए लॉ हैं उनको इंप्लीमेंट कराना, उनको एनफोर्स कराना, यानी एनफोर्सिंग बॉडी है ये। एंड बने हुए लॉ और एग्जीक्यूट करते समय अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है या उसका सही इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, देन जुडिशरी इज देयर टू जस्ट रेक्टिफाई दोज थिंग्स। यानी जुडिशरी का काम होता है, हमारे कोर्ट का काम होता है लॉ को सही तरह से इंटरप्रेट कराने का, यानी कि लॉ एक्चुअली है क्या वो बताने का। ठीक है, तीनों बातें समझ में आई। अब हमारे पास, भाई, लेजिस्लेटिव बॉडी का काम होता है लॉ बनाना, तो सवाल उठा कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बनाती कैसे है? हाउ, लॉ बनता कैसे है? तो लॉ बनाने के लिए हमारे देश को, अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारा देश कौन से सिस्टम पे काम करता है। चलिए, बड़ा ही अजीब सवाल होगा आपके लिए, लेकिन मैं बताऊं, ये हमारा देश फिड्यूसरी सिस्टम पे काम करता है। कौन सा?
यानी संघीय व्यवस्था होती है यहाँ। यहाँ संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि हमारे देश को दो गवर्नमेंट के रूप में कंट्रोल किया जाता है, एक स्टेट लेवल पर और एक सेंट्रल लेवल पर। यानी दो लेवल पे हम लोग जब अपनी कंट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कंट्रोल करते हैं तो उसे हम फिड्यूसरी सिस्टम कहते हैं, संघीय व्यवस्था कहते हैं। यानी हम पूरे देश को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इस तरह से हमने छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया देश को। और इन पार्ट्स के एक अलग मुखिया होंगे एंड सबके एक अलग मुखिया सेंट्रल लेवल पे होंगे। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग फिड्यूसरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा लॉ बनता है सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। ओके सर, कंपनीज एक्ट पढ़ना था, कहां इधर आ गए आप? थोड़ा धैर्य रखिए, हम लोग इसका रिलेवेंस समझ जाएंगे कि क्यों हम ऐसा करा। सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाने का काम किसका होता है? बोलिए। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज अ बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ। पार्लियामेंट में लॉ बनता है। ठीक है सर, पार्लियामेंट किसे कहते हैं? तो पार्लियामेंट में आपके दो हाउसेज आते हैं। कितने? दो हाउसेज आते हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। वेरी गुड। लोअर हाउस का नाम कोई बताएगा? लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा और अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा। ये मालूम है आपको? इसी तरह से स्टेट में भी दो हाउसेज होते हैं। सर दो हाउसेज होते हैं? नहीं, यहां पर बिल्कुल दो हाउसेज होते हैं, जिसमें बताइए कुछ जानकारी हो तो। हाँ, विधानसभा। वेरी गुड। और और चलिए, यहां भी दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, लेकिन इसको एक कहते हैं विधानसभा और एक कहते हैं विधान परिषद। यानी ये दोनों मिलकर के लॉ बनाते हैं स्टेट में। लोकसभा में कौन बैठता है? लोकसभा में हमारे एमपीज बैठते हैं। सर राज्यसभा में? राज्यसभा में कुछ सिलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो बैठते हैं। एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हो सकता है कि ये यहां भी बैठे। ठीक है। विधानसभा में कौन बैठता है? यहां बैठते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी विधानसभा को ही हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। ठीक है। यहां कौन बैठता है? यहां बैठते हैं एमएलसी, यानी कि इसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। यानी विधान परिषद इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है? ओके। अब यहां पर लॉ बनाने का काम इन लोगों का होता है। लॉ कैसे बनता है? तो सबसे पहले एक बिल ड्राफ्ट किया जाता है, एक रॉ फॉर्म बनाया जाता है, रॉ लॉ बनाया जाता है, जिसको हम पेश करते हैं। अगर मैं बात करूं सेंट्रल लेवल पे तो पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा में। लोकसभा इज द लोअर हाउस, वहां प्रेजेंट होता है, वहां उस पर डिस्कशंस होती हैं एंड देन वोटिंग होती है। अगर मेजोरिटी वोट पड़ गए देन वो कानून पास हो जाता है। उसके बाद अपर हाउस में आता है, अपर हाउस में भी डिस्कशंस होती हैं, वहां भी वोटिंग होती है, वहां भी अगर पास हो गया तो फिर वो लॉ अब कहाँ जाएगा? यस, इसके बाद जाता है वो प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट पे फिर उस पे अपनी मुहर लगाते हैं एंड देन एक डेट डिसाइड होती है कि किस डेट से ये देश में लागू किया जाए। बनना और लागू होना दोनों में अंतर होता है। बनने की डेट क्या होती है? जिस दिन वो प्रेसिडेंट के पास गया, उसकी मुहर लग गई, वो क्या हो गया? लॉ बन के तैयार हो गया, रेडी। लेकिन उसकी एनफोर्समेंट डेट अलग से लिखी जा सकती है कि इस डेट से ये लॉ लागू होगा हमारे देश में। हो सकता है जिस दिन प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दी उसी दिन से वो लागू होना शुरू हो जाए, हो सकता है उसके कुछ पार्ट्स उसी दिन से हो जाए, कुछ पार्ट्स को धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाए। है ना? लेकिन ऐसा ही हमारे कंपनीज एक्ट के साथ हुआ, क्योंकि ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में 29 ऑफ अगस्त को बन के तैयार हुआ। 30 से कुछ सेक्शंस जो है उसके अप्लाई कर दिए गए थे इमीडिएटली। लगभग 98 सेक्शंस, 98 सेक्शन इमीडिएटली लागू कर दिए गए देश में, और बाकी जो थे उनको रोक लिया गया और कहा गया कि सब्सिक्वेंटली इनको हम लोग दोबारा से इन्फोर्स कराएंगे। कुछ 1 अप्रैल 2014 से लागू हो गए, कुछ धीरे धीरे बाद में भी लागू हुए। ओके।
सर तो ये अब हमारा नया जो कंपनीज एक्ट आया उसमें क्या उसकी हिस्ट्री थी, क्या कहानी थी, तो उसको थोड़ा समझ लीजिए जो आपकी नॉलेज के लिए है। कैसे बना होगा ये पता चल गया ना। अब हम लोग जानेंगे कि ये कंपनीज एक्ट हमारा बना तो इसमें टोटल सेक्शंस कितने थे और क्यों बनाया गया इसको, क्यों चेंज किया गया। इसके पहले हमारा जो एक्ट था दैट वाज कंपनीज एक्ट 1956, ये वाला एक्ट चलता था, लेकिन इसको चेंज करके एक नया एक्ट बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्यों चेंज किया गया? बिकॉज जब एक्ट बहुत पुराना हो जाता है, लगभग लगभग 50-60 साल हो गए थे इसको बने हुए, तो बहुत सारी चीजें, भाई देश कोई भी हो, लोग कोई भी हो, अपडेट्स तो होते रहते हैं। नेचर चेंज होता है, आप चाहें या ना चाहें, बिकॉज चेंज इज द नेचर ऑफ नेचर। नेचर का भी नेचर यही है कि वो चेंज होता है। आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि टाइम को नहीं रोक सकते। अर्थ और सन के रिवॉल्व जो होने की सिस्टम है उसको नहीं रोक सकते। तो अपने आप चेंज होता है। जब बदलाव होते हैं तो चीजें पुरानी होती हैं, पुरानी चीजें वेस्ट होती हैं कुछ। तो बहुत सारे लगभग लगभग 500-600 सेक्शंस थे, जिसमें अब 600 से ऊपर सेक्शंस अगर हैं तो उसमें लगभग लगभग 10-20% तो बेकार हो चुके थे सेक्शन। कभी मैनुअल वर्क हुआ करता था, आज इलेक्ट्रॉनिक वर्क हो रहा है, तो लॉ तो मैनुअल वर्क के हिसाब से बना होगा ना, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो उसको तो बदलना पड़ेगा ना फिर। तो एक कॉम्पैक्ट लॉ बनाने के लिए, कॉम्पैक्ट एक्ट बनाने के लिए हमारे पास नीड थी उस समय, और 2013 में हमने उसको इसमें से बहुत सारे सेक्शंस को छांट करके और एक नया कॉम्पैक्ट एक्ट तैयार किया, कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें केवल और केवल 470 सेक्शंस ही रखे गए थे। यानी हमारे नए वाले कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस आए हैं? 470 सेक्शंस, यानी 470 सेक्शन में ही ये तैयार हो गया। 500-600 सेक्शंस को हटा करके उसमें से सारी इरेलीवेंट चीजों को डिलीट करके एक नया कॉम्पैक्ट एक्ट बनाया गया अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सिनेरियो। इसमें कुछ शेड्यूल्स थे। कितने? इसमें 7 शेड्यूल्स थे क्या है? आज भी है, अभी भी है, 7 शेड्यूल्स है। और इन टोटल 470 सेक्शंस को 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। कितने? 29 चैप्टर्स में। जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ऐसे करके 29 चैप्टर्स में इनको डिवाइड किया गया है। 29 चैप्टर में डिवाइड करने का मतलब क्या है? मतलब भाई आप लोग देखते हैं कि किताबें कैसे बनती है, चैप्टर वाइज बनती है ना। तो एक्ट जो लॉ होता है हमारा, जो एक्ट होता है वो भी हमारा चैप्टर वाइज ही बनता है। कर लिए, चैप्टर वाइज बनता है। जैसे चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है कंपनीज एक्ट में, इसमें बेसिक चीजें हैं, प्रीलिमिनरी, और इसमें डेफिनेशंस कवर होती हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में हमारा सेक्शन 1 और 2, ये दो सेक्शंस ही कवर होते हैं इसमें हमारे चैप्टर नंबर 1 में, जो प्रीलिमिनरी का चैप्टर है पहला। जिसमें सेक्शन 1 में क्या आता है? शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का तो कोई रिलेवेंस अब नहीं है, पहले था। तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ये हमारे चैप्टर नंबर 1 में, सेक्शन नंबर 1 में कवर होता है। इसका मतलब होता है, शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है नाम। शॉर्ट टाइटल क्या होता है? नाम। एक्सटेंट का मतलब कहां तक लागू होता है। एंड कमेंसमेंट, कब से हमारे एक्ट की शुरुआत हुई है। यानी शॉर्ट टाइटल में नाम क्या है इसका? इसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। इसका नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, यही इसका शॉर्ट टाइटल है। सर शॉर्ट टाइटल क्यों बोला गया, लॉन्ग टाइटल क्यों नहीं? अरे भाई लॉन्ग टाइटल क्या होता है? जब नाम थोड़ा डिफाइन करना हो, कोई चीज एक्सप्लेन करनी हो, तो बड़े लाइन में लिखते हैं। लेकिन नाम तो जनरली जितना छोटा रहता है उतना अच्छा होता है ना। पहले राम मनोहर लोहिया रखते थे लोग, बड़ा नाम रहता था। अभी क्या हो गया, उसको उसको घटा करके केवल राम कर दिया गया। अभी कुछ दिन रा आ जाएगा, केवल एम भी हट जाएगा, केवल आर से लोग जाने जाएंगे, है ना। किसी का नाम रहता है समर्थ कुमार,
तो उसका नाम छोटा करके सैम कर देते हैं, नहीं हो जाता है ना ऐसा? तो जितना छोटा रहता है उतना आसान होता है, छोटी चीजें आसानी से याद भी होती हैं, बोलने में भी आसान होती हैं, इसलिए शॉर्ट टाइटल रखते हैं। और शॉर्ट टाइटल मतलब छोटा नाम। ओके। एक्सटेंट लागू कहाँ होता है भाई? किन कंपनीज पे लागू होता है? पूरे इंडिया में लागू होता है। यस। पहले समय था जब जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ करता था, लेकिन आर्टिकल नंबर 370 और 35 ये हटने के बाद से ये पूरे इंडिया में लागू होता है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। कमेंसमेंट शुरुआत कब से हुई? ये एक्ट आया कब से? तो मैंने बताया आपको कि 29 अगस्त को ये कानून बना, 30 को प्रेसिडेंट की असेंट मिली, उस डेट से वो लागू हो गया। 98 सेक्शंस पहले अप्लाई हुए थे, देन धीरे धीरे इनको बाद में भी लागू किया गया। ठीक है। तो ये हमारी कुछ हिस्ट्री थी, बेसिक हिस्ट्री अबाउट द कंपनीज एक्ट। ओके। अब देखिए। यस। होना चाहिए था डेफिनेटली। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिनेरियो चेंज होता है, अब आज भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो बनाने के तरीके हैं वो वही हैं। आज भी इलीगैलिटी किसी को करने के लिए वही तरीका है कि अगर कोई एक्ट, कोई भी जो अग्रीमेंट हो रहा है जो फॉरबिडन बाय लॉ है, तो वो क्या है? इलीगल है। तो डेफिनेटली उसकी परिभाषा में अगर कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली चेंज किया जाएगा, बट वहां इतना बढ़िया बना हुआ है एक्ट की वो जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक, उसमें बदलाव ही नहीं हुए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है। सो कंपनीज एक्ट 2013 was enacted to consolidate and amend the law relating to companies. Consolidate and amend यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया कंसोलिडेट करने के लिए और टाइम टू टाइम चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए लॉज को जो किससे रिलेटेड हैं? कंपनीज से। सो 2013 वाज प्रीसीडेड बाय द कंपनीज एक्ट 1956। प्रीसीडेड मतलब क्या होता है? पहले कौन चल रहा था? ये चल रहा था, अब ये आ गया, यानी कि 2013 वाले को कौन प्रीसीड कर रहा था? 56। ओके। इसके पहले कौन सा था? So due to changes in the national and international economic environment, changes तो हुए हैं, and to facilitate expansion and growth of our economy, the central government decided to replace the Companies Act 1956 with a new legislation. The Companies Act 2013 contains 470 sections and 7 schedules. The entire act has been divided in 29 chapters. A substantial part of this act is in the form of companies rules. तो अब हम आ रहे हैं इस पे। कंपनीज एक्ट 2013 aims to improve the corporate governance, simplify regulations, strengthen the interest of minority interest, and for the first time legislates the role of whistleblowers provisions relating to class action suit. अब आइए, सबसे पहले मैंने कंपनीज रूल्स की बात की है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहता हूं। मुझे आप बताइए कि एक्ट में और लॉ में मैं अगर लिखता हूं कंपनीज एक्ट और मैं लिखता हूं कंपनीज लॉ, क्या फर्क है कंपनीज लॉ और कंपनीज एक्ट में? कोई अंतर है क्या? क्या अंतर है? क्या डिफरेंस लगता है आप लोगों को? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कंपनीज एक्ट, एक्ट का मतलब हुआ केवल और केवल स्टैच्यूट। स्टैच्यूट जो एक एक्ट के रूप में पास किया गया, ठीक, जो पार्लियामेंट में एक्ट बना, दैट इज कंपनीज एक्ट। बट कंपनी लॉ का मतलब हुआ इस एक्ट को चलाने के लिए हम रूल्स बनाते हैं। यानी एक्ट को, अब चूंकि एक्ट में तो सारी बातें नहीं हो सकती ना, एक्ट ने लिख दिया कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, वो हमारी कंपनी है। लेकिन अगर इस एक्ट में कंपनी बनी या प्रीवियस कंपनी लॉ में, तो प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या हुआ, और उसमें और भी अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसी में हम अगर एक्सप्लेनेशन देने लगेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रोसीजरल पार्ट्स ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर एक्ट में तो लिख दिया गया कि ये काम ऐसे होना है, ये काम होना है, अब वो काम कौन करेगा, कितने दिन के अंदर करेगा, कैसे करेगा, नहीं हुआ तो क्या होगा?
अब ये प्रोसीजरल पार्ट्स जो हैं वो भी एक्ट में डाल देंगे तो बड़ा भद्दा एक्ट हो जाएगा, और फिर उसकी उसकी जो अपनी इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, हम अलग से रूल्स बना करके, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से रूल्स बना करके उस एक्ट को फैसिलिटेट करती है, यानी उस एक्ट को और मदद देती है, जिससे ये समझ में आता है कि यस, दिस इज द फैक्चुअल पार्ट, जो फैक्ट है वो ये है, और उसको और ज्यादा इंफोर्सिबल बनाने के लिए, और ज्यादा पावरफुल एम्पावरमेंट देने के लिए हम रूल्स बनाते हैं, जिससे ये होता है कि उसका प्रोसीजरल पार्ट्स जो है वो भी समझ में आने लगता है। जैसे कितने दिन के अंदर होना है काम, या कितने दिन के अंदर आपने नहीं किया तो फिर आपको सजा मिलेगी, ये सब चीजें। बात समझ आ रही है? तो ये रूल्स, इसके साथ साथ कुछ रेगुलेशंस होती हैं। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कुछ रेगुलेटर्स होते हैं। सरकार तो होती है, और सरकार ने कुछ रेगुलेटर्स को लॉ बना करके स्टैब्लिश किया हुआ है, जैसे आईआरडीए का नाम लिया था, सेबी का नाम लिया था। ये रेगुलेटर्स होते हैं, ये अपने नियम बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, रूल्स नहीं बनाते। दे क्रिएट्स रेगुलेशंस। तो जैसे मान लीजिए हमने कंपनीज एक्ट बना दिया, अब ये कंपनी एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा? कंपनीज के। अब अगर कंपनीज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो कंपनीज तो कैपिटल मार्केट से पैसा भी उठाती है, और कैपिटल मार्केट को गवर्न करने का काम किसका है? सेबी का। तो सेबी अब कैपिटल मार्केट को गवर्न करने से रिलेटेड कुछ रूल्स थोड़ी ना बनाएगी, वो रेगुलेशंस बनाएगी, बिकॉज सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी। रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो ये रेगुलेशंस भी हमारे क्या हैं? हमारे एक्ट के साथ जुड़ करके लॉ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कंपनीज एक्ट प्लस रूल्स प्लस रेगुलेशंस प्लस ऑर्डर्स प्लस नोटिफिकेशंस, कुछ भी, हाँ जो कुछ भी आता है, तो एक्ट के साथ मिलकर के जो काम करे, शेड्यूल्स हमारे, ये सब मिल करके लॉ के रूप में काम करे। कंपनी लॉ मींस इन टोटलिटी ऑफ ऑल दीज, इन सबको मिला करके हम लॉ बोलते हैं। बट कंपनीज एक्ट इज एन स्टैच्यूट ओनली। ये एक स्टैच्यूट है जो पार्लियामेंट में पास हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस जारी करके रूल्स बना दिए। रूल्स कैसे बनते हैं मालूम है? बताइए। पार्लियामेंट में बनते हैं ना, रूल्स पार्लियामेंट में नहीं बनते। जैसे कंपनीज रूल्स 2014, अब इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है, अब इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 बनाया गया। अब ये कौन बनाया? किसने बनाया? इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं। रूल्स केवल और केवल नोटिफाई कर दिए जाते हैं बाय नोटिफिकेशंस। सर ये नोटिफिकेशंस कहां होती हैं? जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि जब एक्ट बन जाता है, प्रेसिडेंट की मुहर लगती है, प्रेसिडेंट की मुहर उस पे लगती है, तो इसके बाद इसको नोटिफाई किया जाता है इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, जिसको ऑफिशियल गैजेट कहते हैं, वहां उसको नोटिफाई करते हैं, और उसको जिस दिन नोटिफाई कर दिया जाता है उसी दिन वो लागू माना जाता है। ये बताया मैंने थोड़ी देर पहले। तो ये ऑफिशियल गैजेट में जब नोटिफाई होता है, तो रूल्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट में पास नहीं होते। भाई रूल्स किस लिए बनाए गए? एक्ट को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। जो कानून पार्लियामेंट में बना, उसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हमने रूल्स बनाए। तो रूल्स को फिर से पार्लियामेंट में डिस्कस करना कोई मतलब नहीं है भाई। जो एक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस हो चुका है उसी के लिए तो रूल बना रहे हैं, तो फिर दोबारा उसको डिस्कस थोड़ी ना करना। हाँ, बस इसमें ये होता है कि क्लैरिटी लाने के लिए, और ज्यादा एक्ट में क्लैरिटी लाने के लिए, उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, उसके प्रोसीजरल पार्ट को समझाने के लिए हम लोग रूल्स बनाते हैं। तो उसी से रिलेटेड होगा ना, तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है क्या? नहीं है। बात समझ में आई? तो एक्ट और लॉ में समझ में आया अंतर? एक्ट विच इज मेड इन पार्लियामेंट, बट if something is added to the act, it becomes law. What is something added to the act? Rules, regulations, orders, circulars, notifications, etc., etc., ordinances, ये सब ऐड कर देते हैं तो कुल मिला के लॉ बोला जाता है। जैसे कंपनीज एक्ट और कंपनीज लॉ हो गया। इसी तरह इनकम टैक्स एक्ट है 1961, तो एक्ट तो हर साल बनता है, क्योंकि बजट आता है ना हर साल 1 फरवरी को। तो बजट सेशन में पार्लियामेंट में वो एक्ट बन गया, इनकम टैक्स एक्ट।
लेकिन हमारा इनकम टैक्स लॉ क्या है, जिसमें इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन सबको ऐड करके इकट्ठा बना। समझ में आ गया? तो ये दिमाग में रहेगा ना कि रूल्स केवल और केवल ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन डाल देने से बन जाता है। उसको चेंज करना है तो भी एक नोटिफिकेशन डाल दिया, रूल चेंज हो गया। लेकिन मान लीजिए एक्ट को चेंज करना हो तो फिर अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ता है। फिर पार्लियामेंट में जाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि क्यों हम चेंज कर रहे हैं। अगर वो अप्रूवल मिलेगी लोकसभा से, राज्यसभा, फिर से पूरी कार्रवाई होती है। समझ रहे हैं आप? तो आप लोग चाहते हैं देखना? मैं दिखाता हूँ। भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया। यही वो भारत का राजपत्र, न्यूज़पेपर, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उसी तरह राजपत्र जारी होता है भारत का भी। भारत सरकार जारी करती है। भारत सरकार को कोई खबर निकालनी हो, कहां निकालेगी? अब राजपत्र है, वो उसमें जारी कर देती है अपनी बात। तो राजपत्र है ये भारत का। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, सेक्शन 1, पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी। ये कब आया है जरा देखिए ध्यान से। न्यू दिल्ली, मंडे, September 28, 2020। ये कौन सा है? ये देखिए, ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है। तो 2020 में आया होगा। इसको किस डिपार्टमेंट ने, सरकार के किस डिपार्टमेंट में? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये लॉ एंड जस्टिस एक सरकार का की डिपार्टमेंट है जो ये कंपनी से या रिलेटेड लॉ बनाने का काम करती है। बना तो कहां होगा? बना कहां होगा? पार्लियामेंट में। लेकिन ये काम किसका है? अब मान लीजिए कंपनीज एक्ट बनाने का काम किसका है? ये ड्राफ्ट बिल कौन तैयार किया होगा? यही मिनिस्ट्री की होगी ना। इसका जो हेड होगा, जो मंत्री होगा इसका। द एक्ट, द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सहमति प्रेसिडेंट कब मिली? ऑन 28 सितंबर 2020। यानी जिस दिन सहमति मिली है। और ये देखिए 28 सितंबर को मिला, और ये आ गया कब? उसी दिन नोटिफाई भी कर दिया गया ऑफिशियल गजट में। इसका मतलब जिस दिन बना उसी दिन लागू भी हो गया। समझ रहे हैं आप? एंड इज हियर बाई पब्लिश फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन। ये नंबर 29 ऑफ 2020 क्या है? यानी 2020 में ये 29वां एक्ट है जो बना है। समझ रहे हैं आप? 20 सितंबर 2020। एन एक्ट फर्दर टू अमेंड कंपनीज एक्ट 2013। यानी अमेंडमेंट एक्ट है ना, तो किसको अमेंड करेगा? ये कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड करने के लिए ही एक्ट बनाया गया है। ओके। Be it enacted by the parliament in the 71st year of the Republic of India as a follows. This act may be called the Companies Amendment Act. Section 1 मैंने क्या बताया था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंडेड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मतलब उसका नाम, तो इसको क्या नाम देंगे? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसी तरह कंपनीज एक्ट को क्या नाम देते हैं? कंपनीज एक्ट 2013। इट शैल कम इनटू फोर्स। ये कब फोर्स में आएगा? कब लागू होगा? ऑन सच डेट, उस दिन लागू होगा। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी, क्या करके? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। यानी कि कर दिया उसने, उसने कर दिया 28 सितंबर को। और जिस दिन ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहता है, जिस दिन वो नोटिफाई किया जाएगा उसी दिन वो देश में लागू माना जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसके बाद ये अमेंडमेंट्स हैं इसमें, तो खैर इसको बाद में देखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको इतनी? चलिए, मैंने बहुत सारी बातें आपने आपसे कर ली। मैंने रूल्स क्या है वो बता दिए आपको, एक्ट्स क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली, बेसिक हिस्ट्री कर ली। मतलब हमने कुल मिलाकर के कंपनीज एक्ट स्टार्ट नहीं किया, अभी नहीं किया। अभी बहुत सारी बातें हैं जो अभी मैं चाहूं तो आपसे कर सकता हूं, लेकिन समय को देखते हुए मेरे साथ भी कुछ सीमाएं हैं। तो इन चीजों को अब रोकना पड़ेगा। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो मैं चाहता हूं कि आगे हम लोग अब देखें कि भाई हमारा ये कंपनीज एक्ट अप्लाई कहाँ होता है, क्यों, इसकी एप्लीकेबिलिटी कंपनीज एक्ट की। अच्छा, उसके पहले थोड़ा ये लाइन हमारी रह गई थी कि इस कंपनीज एक्ट 2013 का एम क्या है। भाई कंपनीज एक्ट को क्यों बनाया गया? कंपनीज को गवर्न करने के लिए। यानी कि इसका भी तो एम होगा कॉर्पोरेट्स को गवर्न करना।
यानी बेटर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हमने 2013 का एक्ट लिया है, जो सिंप्लीफाई करता है और आसान बनाता है रेगुलेशंस को, स्ट्रेंथेन करता है जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं, यानी छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं, यहां माइनॉरिटी का मतलब आप छोटा समझ, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनकी पावर को, उनके उनके नुकसान को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, यानी नुकसान ना होने देना। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट्स द रोल ऑफ विशल ब्लोअर्स, यानी कि विशल ब्लोअर का मतलब क्या होता है, आई डोंट थिंक कि आपको मालूम होगा, मुझे नहीं लगता। विशल ब्लोअर, विशल मतलब सीटी, हाँ वही है, और क्या, डाउट नहीं करना चाहिए। सीटी ब्लोअर मतलब बजाने वाला, सीटी बजाने वाले को विशल ब्लोअर कहते हैं। अब मुझे देख करके आप लोगों को डाउट लग रहा होगा कि सर तो मजाक कर रहे हैं। मजाक तो मैं मजाक में भी नहीं करता, क्योंकि मजाक तो सीरियस में करना चाहिए ना, मजाक में मजाक करेंगे तो क्या फायदा। जब आदमी सीरियस है तब मजाक करना चाहिए, तब वो थोड़ा हल्का हो जाता है। खैर, विशल ब्लोअर का मतलब होता है जो व्यक्ति कहीं किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके स्कैम्स को, फ्रॉड्स को सीटी बजा के बताता है। यानी विशिल ब्लोअर वो जो किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को निकाल करके ला करके बताता है, वो ऑनेस्ट पर्सन, उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। ठीक है। तो पहले पहले अगर कहीं कोई स्कैम या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती थी कॉर्पोरेट्स में, तो अगर कोई विसल ब्लोअर होता था तो उसके लिए कोई कानून नहीं था, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नियम कानून नहीं थे। मतलब कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई चीटिंग हो रही है, कोई धोखा हो रहा है, कंपनी में कुछ गलत तरह के काम किए जा रहे हैं, तो अब सब लोग तो उसको दबाते नहीं ना है, कुछ ईमानदार होते हैं ना, वो चाहते हैं कि गलत चीजें ना हो, तो उसको अब ला करके कोई तो बताने वाला होगा। अब उसको अगर वो बता देगा और उसको पता चल जाएगा जो फ्रॉड कर रहा है, तो क्या करेगा उसके साथ, वो उसको निकाल देगा, उसके साथ गलत बिहेवियर करेगा, तो उसके इंटरेस्ट को भी तो प्रोटेक्ट करना है। तो सरकार ने लॉ में उसको, कंपनीज एक्ट में उसको जगह दी और कहा कि विसल ब्लोअर्स के लिए भी भाई कानून बना दे रहे हैं कि उनको भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा अगर वो गलत तरीके एक्टिविटीज को ला करके सामने रखते हैं। ठीक है। एंड क्लास एक्शन सूट्स, ये भी नई चीज है, क्लास एक्शन सूट्स, यानी कि जो अलग अलग क्लास के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको, यानी कि क्लास के हिसाब से उनको पावर दी गई कि वो एक्शंस ले सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, भाई ये कंपनीज एक्ट कहां अप्लाई होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है हर कंपनी पर, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कौन सा एक्ट है, 13। अब जरा सोच के मुझे जवाब दीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये कंपनीज एक्ट 2013 है और 1956 इसके पुराने वाले एक्ट जो अब डिलीट हो गया है, उसमें अगर कोई कंपनीज एक्ट बना होगा तो क्या उस पर अप्लाई होगा ये, जो एक्ट 1956 जिसमें पुराने कंपनीज बने हुए हैं और वो एक्ट अब है ही नहीं, वो डिलीट हो गया, तो क्या ये एक्ट उस पर अप्लाई होगा? यस, उस पर भी अप्लाई होगा। अच्छा, 1956 के पहले दूसरा एक्ट रहा हो तो उस पर अप्लाई होगा। कंपनीज एक्ट 2013 के पहले जितने भी एक्ट रहे होंगे, उनमें कोई भी कंपनी बनी होगी, उन सब पे ये एक्ट अप्लाई होगा। यानी कि अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो उस पे भी लागू होगा। दिस एक्ट मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनीज बनी हैं उन पे तो लागू होगा ही होगा, साथ में जो प्रीवियस कंपनी लॉ में, प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब 1956 वाले, 1913 वाले, उसके पहले के जितने भी एक्ट्स होंगे सब पे, जो कंपनी बनी होगी उन सब पे लागू। सर वो कंपनीज आज तक चली होंगी, क्यों, 100 साल से कंपनीज नहीं चल रही हैं, बात खत्म। ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ द एक्ट शेल अप्लाई टू, तो किस पे अप्लाई होगा, पहला कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होगी, दिस एक्ट मतलब 13, प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 56 या उसके पहले वाली। ओके। ओ माय गॉड, ये देखिए ना, सॉरी, ये हमारा कंपनीज एक्ट बैंक पे भी लागू होता, किस पे, बैंक पे भी लागू होता।
इंश्योरेंस कंपनी पे भी लागू होता, बिजली वाली कंपनी पे भी लागू होता। हो ये क्या हो रहा है? मतलब ये हमारा एक्ट जो है ना, वो कहता है कि भाई जो भी कंपनी है हम उस पे लागू होंगे। क्या फर्क पड़ता है कि आप बैंकिंग का काम करते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि आप करंट देते हैं। बिजली कंपनी क्या करती है? करंट देती है ना। लेकिन जो मजेदार बात है वो ये है, इन कंपनीज के भी अपने कानून है। सर क्या मतलब? हाँ, ये क्या? हाँ, ऐसे ही रिएक्शंस आने चाहिए आपके। यस, इट इज। इन डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज के भी अपने लॉज हैं। जैसे अगर बैंक की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बना हुआ है। इंश्योरेंस की बात करें तो आईआरडीए एक्ट 1999 बना हुआ है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 बना हुआ है। बिजली की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बना हुआ है। क्या मतलब सर, कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या एक घर के दो मालिक नहीं हो सकते? एक नहीं है तो कौन मालिक है ना? मैं कह रहा हूं कि घर में जो बड़ा होता है वो मालिक होता है, लेकिन उसके ना रहने पे उसके बाद जो बड़ा रहता है वही मालिक होता है ना। अच्छा, मान लीजिए एक छोटा एक बड़ा है, तो दोनों ने दो अलग अलग बातें कही, तो किसकी बात मानी जाएगी? ठीक है, बड़े वाली की। क्यों? क्योंकि उन्होंने घर बनाया है, उन्हीं का सब कुछ है। कोई बाहर वाला अगर है तो उसको मालिक तभी माना जाएगा जब वो ओरिजिनल मालिक नहीं है। क्यों? तो कंपनीज एक्ट बाहर वाले की तरह काम करता है। वो कहता है कि भाई जहां हम लोग एक ही बात बोलते हैं, कंपनीज एक्ट भी वही बात बोलता है, बैंकिंग भी वही बात बोलता है, कंपनीज एक्ट भी वही, इंश्योरेंस भी वही, तब तो ठीक है, दोनों अप्लाई करो। लेकिन जहां कंपनीज वाला कुछ और कहता है, बैंकिंग वाला कुछ और कहता, तो बताइए कौन लागू होगा? सो सिंपल है। उसका अपना जो खुद का लॉ है वो अप्लाई होगा ना, बाहर वाला थोड़ी ना अप्लाई होगा। कंपनीज वाला कुछ और कहता, इंश्योरेंस वाला कुछ और कहता, तो कौन लागू होगा? इंश्योरेंस। समझ में आया? यानी जहां पर दोनों कंसिस्टेंट हैं, अब लॉ लीगल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जहां पर कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस या बैंकिंग या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कंसिस्टेंट है, मतलब दोनों एक ही बात करते हैं, तो वहां कंपनीज एक्ट भी अप्लाई, वो भी अप्लाई, कोई बात नहीं। बट जहां पर इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब दोनों डिफरेंस हैं, तो वहां पर उनका जो स्पेसिफिक एक्ट है ना, वही लागू। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज, दिस यहां से पढ़ते हैं, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट, शैल अप्लाई टू, किस पे? इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन उनको छोड़ करके, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट आर, सेड एक्ट का मतलब, सेड एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद, इनकंसिस्टेंट मतलब मैच नहीं करते, विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए एक्ट। तो जहां मैच नहीं करेंगे कंपनीज एक्ट के साथ, तो वहां कौन अप्लाई करेगा? वहां, हाँ, ठीक है। मतलब ये कि कंपनीज, यहां एक्ट का मतलब क्या? कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा टू इंश्योरेंस कंपनीज, एक्सेप्ट उन सिचुएशंस को छोड़ करके जहां दोनों इनकंसिस्टेंट है। क्या कानून समझ में आ रहा है? पढ़ पा रहे हैं आप? पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम अप्लाई होगा कंपनीज एक्ट बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, उन परिस्थितियों को छोड़कर, वेयर द प्रोविजन ऑफ द सेट एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सेम टू सेम कंपनीज, उन कंपनीज के ऊपर भी लागू होता है जो इंगेज है जनरेशन ऑफ सप्लाई और ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उन परिस्थितियों को छोड़ के जहां पे प्रोविजन ऑफ द अबव एक्ट, अबव एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट, आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। 2003। कोई दिक्कत यहां तक?
सुनिए ना, हम लोग जानते हैं कि सरकार, हमारे यहाँ जो इकोनॉमी है वो कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। यू नो वेरी वेल। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जानते हैं आप? मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। रोल क्या मतलब होता है? रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, यानी कि बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनर्स ऑल्सो। ठीक है। तो यहां पर चूंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी है और गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है, और वेलफेयर का मतलब होता है कि भाई लोगों को सुविधाएं देना। इसके लिए कंपनीज जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, अलग अलग कानून बना करके पब्लिक के वेलफेयर के लिए कंपनीज बना देती है। अब हमने डायरेक्ट कंपनी बोल दिया, बॉडीज बना देती है कानून बना करके। तो उन बॉडीज के ऊपर भी जो स्पेशल एक्ट बना करके सरकार के द्वारा बॉडीज चलाई जाती हैं, उनके ऊपर भी हमारा ये कंपनीज एक्ट लागू होता है। सो any other company governed by special act for the time being in, ठीक। एंड लास्ट, और भी इनके अलावा कोई बॉडी कॉरपोरेट है विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट, किसी भी एक्ट के द्वारा उस बॉडी कॉरपोरेट को बनाया गया है फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, एंड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके बता रही है कि भाई इसके ऊपर भी ये कंपनीज एक्ट लागू होगा, तो वहां भी कंपनीज एक्ट हमारा लागू हो जाएगा। यानी कि 5 सिचुएशंस हैं जहां पर हमारा कंपनीज एक्ट लागू होता है, हमारे कंपनीज को छोड़ करके। कंपनीज के ऊपर तो लागू होगा जो इस एक्ट में बनी हो या प्रीवियस कंपनी लॉ, उसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी लागू होगा, और कोई भी एक्ट स्पेशल एक्ट, बॉडी जो स्पेशल एक्ट बना करके बनाई गई हो, और कोई जो किसी एक्ट में। चलिए, टाटा बाय बाय।